नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 10 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस लेना चाहते हैं तो यह भी जो है हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके इससे जुड़ी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए, कुछ नए बच्चे डेली हमसे जुड़ रहे हैं तो उनको बता देते हैं कि हमारा आज का सेशन किस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमपी एग्जाम से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमने करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार क्विक रिविजन करेंगे। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यानी कि आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस जिले की खिलाड़ी प्रसिद्धि महंत ने जो है सिल्वर मेडल जीता है। चार ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। तो राइट आंसर आपका बनता है भोपाल जिले की जो प्रसिद्धि महंत है उन्होंने ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है आपका सिल्वर मेडल जीता है। और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से बिलोंग करती है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो राजधानी के प्रसिद्धि महंत ने जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आपका जीता है। पेरू के लिमा में हो रही शूटिंग की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के शूटर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन जूनियर महिला के मुकाबले में जो है आपका सिल्वर मेडल जीता है। तो इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये जो चैंपियनशिप चल रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप, इनमें जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है, इसलिए इनका नाम और किस खेल से ये आपके संबंधित है यह ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो या तो इस प्रकार से आएगा कि यह जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो राइट आंसर बनेगा सिल्वर मेडल। या इनका संबंध किस जिले से है तो भोपाल जिले से आपका संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि यह किस खेल से संबंधित है तो यह आपकी शूटिंग से संबंधित है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए, यहाँ पर बात आई है ISSF की, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बता देते हैं और इससे जुड़ा कुछ प्रमुख फैक्ट आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ISSF का जो फुल फॉर्म है आपका क्या बनता है तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है आपका ISSF का फुल फॉर्म बनता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जो मुख्यालय है म्यूनिख जर्मनी में आपका स्थित है, यानी कि हेडक्वार्टर इसका म्यूनिख जर्मनी में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो व्लादिमीर लिसिन जो है वर्तमान में इसके आपके अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1907 में इसकी स्थापना होती है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना 1907 में, इसका हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में आपका स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष व्लादिमीर लिसिन है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में सिटीजन पोर्टल का लोकार्पण किया है। तो क्वेश्चन है कि ये जो पोर्टल है यानी कि सिटीजन पोर्टल है इसका संबंध किससे है। चार ऑप्शन है EFIR, ई कॉमर्स, विकलांग लोगों के लिए या महिलाओं के लिए। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है इसका संबंध जो है आपका EFIR से है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आमजन अब घर बैठे जो है सिटीजन पोर्टल पर EFIR आपकी दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में जो है सिटीजन पोर्टल का आपका लोकार्पण किया है। यह जो EFIR आवेदन पर FIR दर्ज होने के उपरांत आवेदक को FIR के विभिन्न चरणों की जो स्थिति होगी उसको SMS और ईमेल के माध्यम से जो है प्राप्त होती रहेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि कितने रुपए की जो चोरी होती है तो यहाँ पर हम EFIR दर्ज करा सकते हैं। तो सिटीजन पोर्टल प्रारंभ हो जाने से पीड़ित व्यक्ति 15 लाख तक की वाहन चोरी या 1 लाख तक की सामान्य चोरी के मामलों में EFIR से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पर वाहन चोरी होता है जिसकी कीमत 15 लाख या उससे अधिक होती है तो वह EFIR जो है आपका घर बैठे कर सकता है। साथ ही अगर जो सामान्य चोरी होती है उसमें 1 लाख तक की जो है आपकी चोरी होती है तो इस मामले में भी जो FIR है आपकी घर बैठे की जा सकती है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जो सिटीजन पोर्टल है इसका संबंध किससे है तो EFIR से जो है आपका संबंध है। और सिटीजन पोर्टल है किस राज्य सरकार का पोर्टल है तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी।
चलिए कुछ और जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। बात आई है यहाँ पर एफआईआर की, तो एफआईआर का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का जो है आपका फुल फॉर्म बनता है। एफआईआर से ही संबंधित मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना आपकी शुरू की गई थी जिसका नाम था एफआईआर आपके द्वार योजना। तो कुछ सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि एफआईआर आपके द्वार योजना जो है किस प्रदेश सरकार की योजना है, तो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। और इस योजना को आपका कब शुरू किया गया, तो 11 मई 2020 को जो है इसको मध्य प्रदेश में आपका शुरू किया गया था। चलिए यहाँ पर पुलिस की बात आ ही गई है, तो मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर बता देते हैं। दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, आपका एफआईआर का फुल फॉर्म बनता है। और एफआईआर आपके द्वारा जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, कब शुरू हुई, 11 मई 2020 को आपकी शुरू हुई। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो पुलिस मुख्यालय है या मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस कौन थी, तो आशा गोपालन जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस थे। पहला महिला पुलिस थाना आपका कहां पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। वही मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस आपका कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रथम आईएसओ प्रमाणित थाना कौन सा है, तो आपका देवास थाना है। साथ ही देखिए एक सन यहाँ पर आप याद रखिएगा, वह है 1982। तो मध्य प्रदेश में 1982 के पहले जो मध्य प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था या मध्य प्रदेश पुलिस का जो सर्वोच्च होता था उसे महानिरीक्षक के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्ष 1982 के बाद जो है आपका महानिरीक्षक का पद समाप्त करके महानिदेशक का पद यानी कि डीजीपी का पद आपका सृजित कर दिया गया। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश पुलिस के पहले डीजीपी आपके कौन है, तो बीपी दुबे जो है आपके मध्य प्रदेश के पहले महानिदेशक या पहले डीजीपी है। और वर्तमान में पूछा जाए तो विवेक जौहरी जी जो है, विवेक जौहरी जी वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी है। या मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है, तो विवेक जौहरी है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को अक्टूबर 2021 में एफआईएच यानी कि एफआईएच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। चार ऑप्शन है उर्मिला देवी, शर्मिला देवी, विवेक सागर प्रसाद या मनप्रीत सिंह। तो राइट आंसर आपका बनता है विवेक सागर प्रसाद को एफआईएच द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर आपका चुना गया है। विवेक सागर प्रसाद की बात करें तो जो हमारी हॉकी टीम और जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहां पर गई थी, तो उस टोक्यो ओलंपिक में जो हमारी हॉकी टीम गई थी, भारतीय हॉकी टीम गई थी, उसमें विवेक सागर प्रसाद भी आपके शामिल थे। साथ ही देखिए विवेक सागर प्रसाद का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से जो है ये आपके बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से इनका संबंध है। और कहाँ पर है, तो यह जो है इटारसी से आपके बिलोंग करते हैं। इटारसी होशंगाबाद से जो है अपना संबंध रखते हैं। और हाल ही में जो है इनको मध्य प्रदेश सरकार में डीजीपी का पद भी जो है आपका दिया गया है। तो विवेक सागर प्रसाद से जुड़ी जानकारी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां बन सकती है वह जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जो मेडल जीता है और जो हॉकी टीम गई थी उसमें विवेक सागर प्रसाद आपके शामिल थे। चलिए यहाँ पर बात आई है एफआईएच यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो इससे जुड़े कुछ प्रमुख जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एफआईएच का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन आपका इसका फुल फॉर्म बनता है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लाजेन स्विट्जरलैंड में जो है आपका इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो थीरी वेइल जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के आपके सीईओ है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना आपकी कब होती है, 7 जनवरी 1924 को आपकी इसकी स्थापना होती है। अगला पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। एक बार और रिवीजन करा देता हूं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 7 जनवरी 1924 को स्थापना होती है, मुख्यालय लोजन स्विट्जरलैंड में है, वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी है। इसी के साथ हमारा जो एमपी का करंट अफेयर्स है वह कंप्लीट होता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। आज का जो करंट अफेयर्स है एमपी की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। चार ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, चीन या श्रीलंका। तो राइट आंसर बनता है ब्रिटेन और भारतीय सेना के बीच में जो है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अजय वारियर आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन है जो है हमारा
यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के चोबटिया में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर का छठा संस्करण आपका आयोजित किया जा रहा है। और कब से कब तक हो रहा है? तो 7 से 20 अक्टूबर तक, यानी कि 2 सप्ताह तक आपका चलेगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि जो अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। वर्तमान में कहां पर हो रहा है? तो उत्तराखंड में हो रहा है। और कौन सा संस्करण हो रहा है? तो इसका छठा संस्करण आपका हो रहा है। चलिए देखते हैं इससे जुड़े कुछ प्रमुख और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गरुड़ शक्ति है, गरुड़ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है, यह भारत और किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आपका गरुड़ शक्ति होता है। इक्वेरियन जो है भारत और मालदीव के बीच में होता है। हैंड इन हैंड किसके बीच में होता है? तो भारत और चीन के बीच में होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच में होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। मित्र शक्ति श्रीलंका और आपका भारत के बीच में होता है। साथ ही जो नोमेडिक एलिफेंट है भारत और मंगोलिया के बीच में आपका आयोजित किया जाता है। शक्ति जो सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच होता है। सूर्य किरण जो आपका यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच में होता है। संप्रीति जो संयुक्त अभ्यास है या सैन्य अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। नोमेडिक एलिफेंट रिपीट हो गया है, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और शक्ति भी भारत और फ्रांस के बीच में आपका होता है। तो यह कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास थे आपके, जो कि विभिन्न देशों के साथ भारतीय सेना द्वारा किए जाते हैं। एक बार और देख लीजिए। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, इक्वेरियन मालदीव, हैंड इन हैंड चीन, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, शक्ति फ्रांस के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के साथ, और शक्ति जो है भारत और फ्रांस के साथ होता है। और वरुण भी भारत और फ्रांस के साथ आपका होता है। तो यह कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास जो कि विभिन्न देशों के साथ हमारी भारतीय सेना करती है, वह यहाँ पर आपको बता दिया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है, कलराज मिश्र, जगदीश मुखी, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा या आचार्य देवव्रत सिंह। तो राइट आंसर बनता है कलराज मिश्र के द्वारा संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक जो पुस्तक है आपकी लिखी गई है। तो ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किया है। यह जो पुस्तक है कलराज मिश्र जो कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है, इनके द्वारा आपकी लिखी गई है। इस पुस्तक में संविधान संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर समय समय पर लिखे उनके लेख संग्रहित है। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि संविधान संस्कृति और राष्ट्र जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो ये कलराज मिश्र ने लिखी है। लोकार्पण किसने किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपने देखे होंगे, कलराज मिश्र, जगदीश मुखी, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और आचार्य देवव्रत सिंह। तो देखिए यह जो है किसी ना किसी राज्य के वर्तमान में राज्यपाल है। तो किन राज्यों के राज्यपाल है आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो कलराज मिश्र जो है वर्तमान में राजस्थान के आपके राज्यपाल है। जगदीश मुखी की बात करें तो वर्तमान में असम के आपके राज्यपाल है। डॉक्टर बी.डी. मिश्रा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। और आचार्य देवव्रत सिंह इनकी बात करें तो वर्तमान में गुजरात के आपके राज्यपाल है। तो इस प्रकार कलराज मिश्र राजस्थान, जगदीश मुखी असम, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा अरुणाचल प्रदेश और आचार्य देवव्रत सिंह जो है गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल है। चलिए यहाँ पर तो हमने राज्यपाल की बात कर दी, लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ पर मन में आता है कि सर जो राज्यपाल संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान में कहां इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लगाकर 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है। यानी कि राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, राज्यपाल का क्या कार्य होता है और राज्यपाल के पास क्या संवैधानिक शक्तियां होती है, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 153 से लगाकर 162 तक आपका किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख अनुच्छेद आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो 153 के मुताबिक देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहाँ पर एक संविधान संशोधन आपको याद रखना है, जो है आपका 7वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत यह कहा गया है कि एक जो व्यक्ति है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी आपका हो सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन में इस प्रकार का संशोधन किया गया है, यानी कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसा कि हमने
हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि जो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारी मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी थी, तो वहां पर 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसका जो है वहां पर प्रयोग आपका किया गया था। वहीं जो अनुच्छेद 155 है उसके अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 153 155 जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से जो है अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। यानी कि यह जो रिपोर्ट है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर इस शीर्षक से जो है एक नई रिपोर्ट जारी की है। तो किसके द्वारा यह जारी की गई है? चार ऑप्शन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बैंक या वित्त मंत्रालय। तो राइट आंसर बनता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा यह जो रिपोर्ट है आपकी जारी की गई है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो विश्व मौसम संगठन ने हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जो है यहाँ पर जारी की है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है क्लाइमेट और यहाँ पर एक जो है वर्ड आता है आपका मौसम। तो इन दोनों को जो है आपस में आप याद रख के जो है इस प्रकार के, अगर आपको कभी याद नहीं रहता है तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगाकर भी जो है आप वहाँ पर राइट आंसर कर सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट आई है इसमें दुनिया के क्लाइमेट के साथ ही पानी और जल प्रदूषण के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जल परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसे पानी से संबंधित खतरे भी जो है आपके बढ़ जाते हैं। तो हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है रिपोर्ट किसने जारी की है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया। चलिए यहाँ पर बात आई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर पूछा जाए कि विश्व मौसम संगठन की जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो पेट्री तालास जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कुल कितने सदस्य देश है, तो उनकी संख्या 191 है आपकी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को जो है आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष पेट्री तालास है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 191 है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका 23 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर हमने बात कर ली विश्व मौसम विज्ञान संगठन के। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिमाग में आता है कि सर इसके फैक्ट तो हम याद कर लेंगे, जो भारतीय मौसम विज्ञान है उससे भी जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियां अगर आप बता देते हैं तो अच्छा होता। तो चलिए वह भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जनवरी 1875 को आपके इसकी स्थापना होती है। और देखिए इसके मुख्यालय में जो है बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को होती है। वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद इसके मुख्यालय किस प्रकार चेंज होते हैं वह यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो देखिए 1875 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो मुख्यालय था आपका कलकत्ता में था। 1905 में इसका मुख्यालय शिमला में शिफ्ट हुआ। 1928 में इसका पुणे में हुआ और 1944 में दिल्ली में इसका स्थानांतरित हुआ। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जब स्थापना हुई थी या 1875 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर था, तो इसका मुख्यालय आपका कलकत्ता में था। या प्रारंभिक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का आपका जो मुख्यालय था कहाँ पर स्थित था, कलकत्ता में स्थित था। उसके बाद आपका शिमला में शिफ्ट हुआ, 1928 में पुणे में शिफ्ट हुआ और 1944 में आपका दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। तो देखिए यहाँ तो यह आसानी से जो है आपको याद हो सकता है, लेकिन अगर एग्जामिनर इसको घुमा के क्वेश्चन पूछना चाहे इससे ही बनाकर, तो वो जो है आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, 1875, 1905, 1928 और 1944। तो इसको जो है आपको यहाँ पर अरेंज करना होगा
या फिर देखिए सन देगा तो आप आसानी से अरेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर उसने यहाँ पर शहरों के नाम दे दिए कि कलकत्ता, शिमला, पुणे और दिल्ली, यानी कि चार ऑप्शन दे दिए। पहला आपका कलकत्ता दे दिया, दूसरा दे दिया पुणे, तीसरा दे दिया शिमला और चौथा दे दिया यहाँ पर दिल्ली। और नीचे क्वेश्चन दे दिया कि उपरोक्त को जो है सही क्रम में आप जमाइए। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन अगर है हाई लेवल का अगर वो बनाना चाहता है तो इस प्रकार का बना सकता है। इसलिए हमें जो है यह भी याद रखना है कि इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। पहला मुख्यालय आपका कलकत्ता में था, उसके बाद शिमला में शिफ्ट हुआ, उसके बाद आपका पुणे में शिफ्ट हुआ। तो ये भारतीय मौसम विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियां थी। चलिए कल का जो हमने करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नियुक्त न्यायाधीश पुरुषेंद्र कौरव इस पद पर नियुक्त होने से पहले किस संवैधानिक पद पर थे? तो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता थे। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले के धनसुआ में आयुर्वेद औषधालय भवन आपका बनाया जाएगा? तो राइट आंसर बनता है बालाघाट में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि सांची के दूध टैंकरों में दूध की चोरी और पानी मिलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश के सभी दुग्ध संघों के कितने टैंकरों में डिजिटल लॉक, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पीएच सेंसर आपके लगाए जा रहे हैं? तो राइट आंसर बनता है 155। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश जो है इसमें आपका तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बथकमा उत्सव शुरू हुआ है? तो यह जो है आपका तेलंगाना में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाले देश की पहली महिला पहलवान या देश की पहली महिला रेसलर कौन बनी है? तो राइट आंसर बनता है अंशु मलिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के लिए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर बनता है यह जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए और यहाँ पर बता देते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ऑफलाइन बैचेस हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है वह कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।